नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट की। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऊप्स के काफी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। आप लोगों ने यहां तक पॉइंट समझ लिया था कि ऊप्स एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए अब हम समझते हैं ऊप्स के आगे के कॉन्सेप्ट। तो इनिशियलाइज का मतलब तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि भाई इनिशियलाइज ना एक इनिशियल फंक्शन है, बट ये एक स्टूडेंट को कन्वर्ट कर देता है फंक्शन में। ठीक है, यानी एक क्लास को ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। इस बात को मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं। चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों। यहां पर अब इनिशियल यूज कर लिया अगर आपने फर्स्ट टाइम, तो आप उसको कैसे और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये चेक करिए कि मैंने यहां पर इनिशियल नाम का फंक्शन बनाया है और इसके अंदर नेम और ग्रेड डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि मैंने इसके अंदर एक और क्लास क्रिएट कर दी है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर फंक्शंस बहुत सारे बना सकते हैं, तो यहां पर आपने क्या किया है चेक करिएगा कि भाई यहां पर आपने सबसे पहले इनिशियल फंक्शन को क्रिएट किया है और साथ में एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब इस फंक्शन की मदद से मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रिंट स्टेटमेंट आप लोगों को ये बता रहा है कि भाई जो इनिशियल के अंदर आपने चीजें डाली थी वही आपको प्रिंट लेनी है, बट प्रिंट एक नॉर्मल तरीके से नहीं, जैसे आपने ऊपर लिया था वो नॉर्मल तरीका था, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट भी एक प्रॉपर वे में आए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के लिए भी एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया कि भाई स्टूडेंट डिटेल नाम से एक प्रिंट फंक्शन बन जाए और उसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल पैरामीटर नहीं लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैंने कोई नया वेरिएबल नहीं लिया है, नया पैरामीटर नहीं लिया है, मैंने इसमें सिर्फ सेल्फ को डिफाइन किया है। यानी ये खुद को तो कॉल कर रहा है लेकिन इसके अंदर कोई भी नया पैरामीटर नहीं है। इवन दो आप नया पैरामीटर भी डाल सकते हैं दूसरे फंक्शन में, लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये फंक्शन सिर्फ खुद को कॉल करेगा। और अब सवाल ये उठता है कि जब ये खुद को कॉल करेगा तो इस फंक्शन में मैं डिफाइन क्या करूं। तो डिफाइन मैंने यहां पर ये किया है कि सेल्फ डॉट नेम, आपको पता है क्योंकि भाई सीधी सी बात है आपने ऊपर सेल्फ को डिफाइन किया है। अब सेल्फ डॉट नेम, जो भी नेम आप यहां पर एंटर करेंगे वो नेम इसमें जाएगा और वही नेम आपको यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट में दिखाई देगा। तो बेसिकली मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट बना लिया और इसके अंदर मैंने नेम और ग्रेड जो है दोनों को एक प्रॉपर मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपने मैसेज को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया है दोस्तों, दो स्टूडेंट्स को कॉल किया है, दो स्टूडेंट्स का यहां पर डेटा लिया है, एक स्टूडेंट 1 और एक स्टूडेंट 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मैंने यहां पर स्टूडेंट 1 के अंदर की इंफॉर्मेशंस को कॉल किया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई स्टूडेंट 1 के अंदर का आपको क्लास कॉल करना था। ठीक है, लेकिन आपने स्टूडेंट 1 के अंदर का क्लास कॉल नहीं किया। तो अगर बात करें फर्स्ट केस की, तो फर्स्ट केस में आप क्या करते थे, स्टूडेंट 1 के अंदर आप नेम या क्लास को कॉल करते थे, यानी उसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट्स को आप डायरेक्टली कॉल करते थे। लेकिन इस बार आपने क्या किया है, स्टूडेंट 1 के अंदर आने वाले फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इस फंक्शन को ही हमने डायरेक्टली कॉल कर लिया है। तो ये फंक्शन कौन सा है भाई, क्लास स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता कि उस फंक्शन के अंदर भी कोई पैरामीटर होता, लेट्स सपोज मान लीजिए कि मैं यहां पर यह कहता हूं कि आपने नेम को इसके अंदर नहीं डिफाइन किया होता, इसके अंदर डिफाइन किया होता, यानी स्टूडेंट डिटेल के अंदर डिफाइन किया होता, तो आप यहां पर डॉट लगाते और डॉट लगाकर यहां पे लिख देते नेम। यानी कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट 1 के अंदर पहले फंक्शन को कॉल करो और फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है नेम, उसे कॉल करो। समझ गए मेरी बात, बहुत सिंपल है कि आपको स्टूडेंट 1 कॉल करना है और स्टूडेंट 1 के अंदर जो फंक्शन आ रहा है उसे कॉल करना है। अब स्टूडेंट 1 के अंदर फंक्शन नहीं है, स्टूडेंट के अंदर फंक्शन है, बट यहां पर आप समझ चुके होंगे क्योंकि मैंने स्टूडेंट फंक्शन को स्टूडेंट 1 बना दिया है एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जितना भी डेटा स्टूडेंट क्लास के अंदर पड़ा है वो स्टूडेंट 1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जैसे ही आप इस चीज को कॉल करते हैं तो आप देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है। वेरी सिंपल है कि जैसे ही आप इसे रन करेंगे, आप चेक करिए आपका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से उसी स्टेटमेंट फॉर्म में आ रहा है जिस स्टेटमेंट में आपने अपना प्रिंट स्टेटमेंट बनाया था। ठीक है, तो अब आपको दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपके क्लास के अंदर वाले फंक्शन ने ही एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाकर आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपको यहां पर कोई नया वैल्यू अपेंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वैल्यू अपेंड करना भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनती है। तो यहां पर अगर आप एक नया वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो क्या आप वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना है। और वो सिंपल सा काम क्या है, आप अपने स्टूडेंट नाम के फंक्शन में जो इनिशियल पैरामीटर आपने दिया था उसके अंदर आपने नेम को डिफाइन किया था, उसके अंदर आपने ग्रेड को डिफाइन किया था, लेकिन अब उसके अंदर आप एक और एट्रीब्यूट दे देते हैं, एक और मेथड दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज। ठीक है, आपने जैसे ही परसेंटेज को उसके अंदर दिया फिर उसके बाद आप लोगों को उसको भी
सेल्फ के साथ कॉल करवाना है और सेल्फ के साथ कॉल करवाकर परसेंटेज को स्टोर कर लेना है सेल्फ डॉट परसेंटेज में, और फिर उसको अपनी मैसेज स्टेटमेंट यानी आपको अपनी स्टूडेंट डिटेल वाली स्टेटमेंट के अंदर अलाइन कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अलाइन कर दिया है। और फिर अब आप जब स्टूडेंट 1 का इनपुट लेंगे तो उससे अब 2 नहीं 3 इनपुट मांगने हैं। एक उसका नाम मांगना है, दूसरा उसका क्लास मांगना है और तीसरा उसका परसेंटेज आपको यहां पर डिफाइन करना है। दैट्स वेरी सिंपल। और जैसे ही आप ये तीनों करेंगे फिर आप जब दोबारा से इसको कॉल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इस बार उसकी परसेंटेज भी आपको यहां पर शो हो जाएगी। तो दैट्स वेरी सिंपल कि आप कोई भी वैल्यू नहीं अपेंड करना चाहते हैं, सिर्फ क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन कीजिए और आपका स्टूडेंट 1 का जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, तब क्या होगा जब मैं यहां पर क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें लेता हूं। लेट्स सपोज मैंने यहां पर ये चीज हटा दी, आप देखिएगा यहां पर पैरामीटर में मैंने एक चीज हटा दी है। अब आप चेक करिए क्या होने वाला है, स्टूडेंट 1 की डिटेल प्रिंट होगी या नहीं होगी। तो मैंने यहां पे क्या किया, इसे रन किया तो अब देखिए इसने मेरे को एरर दे दिया। व्हाई एरर? बिकॉज आपने स्टूडेंट के अंदर जो पोजीशनल आर्ग्यूमेंट था परसेंटेज का वो मिस कर दिया है, जिसकी वजह से ये एरर आपको शो हो रहा है। तो आपको अपना पोजीशनल आर्ग्यूमेंट मिस नहीं करना, यानी जितने आर्ग्यूमेंट आपने स्पेसिफाई किए थे वो सारे के सारे मैंडेटरी थे, आपको सारे के सारे ही देने पड़ेंगे, तभी आपका जो स्टूडेंट है प्रिंट होगा प्रॉपर तरीके से। तो अब आप चेक करिए मैंने ये वापस लगा दिया है और अब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, स्टूडेंट को कॉल करने का एक बहुत बढ़िया तरीका और भी है। लेट्स सपोज आप यहां पर चाहते हैं स्टूडेंट के नाम को कॉल करें, तो भाई सीधी सी बात है आप स्टूडेंट के नाम को इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। ये बात आप पहले ही जानते हैं कि आप स्टूडेंट 1 डॉट नेम लिखेंगे तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कॉल हो जाएंगे। दैट्स वेरी सिंपल। और अगर आप स्टूडेंट 1 डॉट परसेंटेज लिखेंगे तो ये भी डायरेक्टली कॉल हो जाएंगे। यानी एक तरीका ये भी है, आपको अगर सिंपल यानी एक एक करके आपको ऑब्जेक्ट कॉल करने हैं तो इवन दो आपको 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट कॉल करने हैं तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से भी कॉल करेंगे तो काफी अमेजिंग हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने स्टूडेंट को कॉल करना चाहते हैं, स्टूडेंट 1 की डिटेल कॉल करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा, स्टूडेंट 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाकर जैसे ही आप रन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर इसकी मदद से आप इसे डिक्शनरी फॉर्म में भी देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, सिंपल तरीके से, ठीक है। और दोस्तों, यहां पर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपको वैल्यू अपडेट करनी होती है, तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां चेक करिए, अगर मुझे किसी भी चीज की वैल्यू अपडेट करनी है तो लेट्स सपोज पहले आपकी वैल्यू जो थी 96.25 थी, आप चेक करिएगा यहां पर जो वैल्यू अभी आपको परसेंटेज की दी थी वो 96.25 थी, लेकिन अब मैंने उसे चेंज करके क्या कर दिया है, 95.14 कर दिया है। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट लूंगा तो क्या ये बदल जाएगी? बिल्कुल सिंपल, ये बदल जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसे प्रिंट लिया और आप चेक कर सकते हैं ये वैल्यू बदल चुकी है। दैट्स वेरी सिंपल। और आप चाहें तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं, आप उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिलीट कर सकते हैं या आप कोई सिंगल प्रॉपर्टी भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर आप इसे चला दें, भाई मैं अभी नहीं चला रहा बिकॉज ये पहले से मैंने चला रखा था, लेकिन अभी मैं नहीं चलाऊंगा बिकॉज मुझे आगे काम करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रॉपर्टी को चला दें, भाई स्टूडेंट 1 परसेंटेज में डेल प्रॉपर्टी चला दें, यानी डेल नाम का पैरामीटर आप आगे लगा दें, तो उसकी ये वाली प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी और अब आपकी डिक्शनरी अगर आपको कॉल करेंगे तो आपको सिर्फ यहां पर 2 ही डिटेल दिखाई देंगी, एक नेम की और एक ग्रेड की। और अगर आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही गायब कर देना है तो भाई उसके लिए आपको डेल स्टूडेंट 1 लिखना है, उसके बाद पूरा का पूरा स्टूडेंट 1 के अंदर जो डिटेल रखा हुआ था वो सब क्लीन हो जाएगा और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को भी हटाना आपके लिए पॉसिबल है, क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर डालना ये भी पॉसिबल हो गया। चलिए दोस्तों, अब आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है क्योंकि अब यहां पर ऊप्स का एक ऐसा पार्ट शुरू हो रहा है जिसके अंदर ऊप्स आप लोगों को एक नए लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊप्स के फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऊप्स का सबसे पहला फीचर होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको यहां पर यह दिखाना चाहता हूं। दोस्तों समझिएगा, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड करना यूजर से जो भी क्लास या मेथड के अंदर आपने डिफाइन की हुई है, दैट्स इट। और नॉट शो एनी डिटेल while access the information, that's very simple। और ये इंफॉर्मेशन आप यूजर से क्यों हाइड करना चाहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर ये पूरा का पूरा क्लास मैंने यहां पे क्रिएट कर रखा है, लेकिन इस क्लास के अंदर एक छोटी सी चीज मैंने की हुई है। आप चेक करिएगा, इस क्लास के अंदर छोटी सी चीज ये की है कि भाई इस क्लास के अंदर यहां पर +2 किया हुआ है मैंने। आप देख सकते हैं ये क्लास मैंने बना रखी है और इस क्लास के अंदर +2 किया हुआ है। अब आप जानते हैं कि ये जो क्लास है ये बनाने वाला कोई और यूजर है, फॉर एग्जांपल ये ए ने बनाई है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर फंक्शन भी ए ने बनाए हैं, तो भाई ये +2 वाला जो पैरामीटर है कि +2 अपने आप हो जाए परसेंटेज जो भी वो डिफाइन करे, ये एक हिडन वैल्यू है।
आप समझ गए कैसे? भाई जो भी वैल्यू वो डालेगा, लेट्स सपोज यूजर ने 96.25 डाली या यूजर ने 86.25 डाली, तो जो भी वैल्यू वो डालेगा उस पर 2 इंक्रीज होकर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार इसका क्या फायदा हो सकता है? लेट्स सपोज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपने सेल्स डाली है, आप सेल्स को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आप सेल्स का बिल एक बनाते हैं और सेल्स के बिल पर कंपनी की तरफ से इनिशियली डिस्काउंट दिया गया है भाई कि जितने भी सेल्स बिल होंगे उस पर कंपनी 5% का डिस्काउंट आपको ऑफर कर ही रही है। तो जो भी बिल आएगा, लेट्स सपोज यहां पर बिल का अमाउंट कुछ भी आया, अब बिल का अमाउंट यहां आएगा तो आप प्रिंट ले लेंगे, भाई बिल का अमाउंट लेट्स सपोज 1000 रुपए आया, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो भी बिल का अमाउंट आए उसमें 5% डिडक्ट हो जाए। तो भाई आप क्या करेंगे, इनिशियली अपनी क्लास के अंदर ही ये चेंज कर देंगे कि आप लेस कर देंगे 5% जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, क्योंकि यूजर का जो अमाउंट है वो अलग अलग आ सकता है। किसी का 1000 रुपए आएगा, किसी का 1200 रुपए आएगा, किसी का 1300 रुपए आएगा और किसी का 1400 रुपए आएगा। भाई किसी का भी कोई भी अमाउंट आ सकता है, इसलिए हर अमाउंट पर 5% देना पॉसिबल नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए जो प्रोग्राम में इनपुट्स ले रहा है, ठीक है। तो इनपुट लेते समय वो डालना उसके लिए बहुत मेहनत वाली बात हो सकती है। तो यहां पर इनपुट क्या करेगा, वो सीधा का सीधा एक छोटा सा काम करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। एब्स्ट्रैक्ट मींस वो एक पहले से ही अपने प्रोग्राम के अंदर, फंक्शंस के अंदर, प्रोग्राम में क्लास जो बनाई होगी उस फंक्शन के अंदर, उसके अंदर जो फंक्शंस क्रिएट किए होंगे, जो क्लास बनाई होगी उस क्लास के अंदर जो फंक्शंस बनाए होंगे उस फंक्शन के अंदर ही वो क्या कर देगा, प्री डिफाइन कर देगा कि भाई 5% कंपनी की तरफ से इनिशियल डिस्काउंट है ही है, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे बाय डिफॉल्ट उसके अंदर अपने आप ही 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यूजर को जो भी प्रिंट लेगा उसे इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्रोग्राम बनाते समय, उसे अपने सिर्फ प्रोग्राम का इनपुट लेना होगा, उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और ये अपने आप होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन। आई थिंक अब आप समझ चुके होगी कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। और अब आप चेक करिए कि जैसे ही मैं इसे रन करता हूं तो आप देखिएगा यहां पर जो अब वैल्यू आ रही है, बिकॉज यूजर से मैंने ली थी 96.25, लेकिन अगर आप नीचे चेक करें तो जो आंसर है वो 98.25 आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने परसेंटेज में +2 पहले ही कर दिया है। ये वाला पोर्शन यूजर को नहीं दिखाई देता जो प्रोग्राम को चलाएगा या कॉल करेगा, जो फंक्शन को कॉल करेगा उसे ये वाला फीचर कभी नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है जो यूजर के सामने तो शो नहीं होगी। यानी मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है जो इसे यूज कर रहा है, तो उसके सामने ये वाली जो हिडन इंफॉर्मेशन है +2 वाली ये शो नहीं होगी और उसे पता नहीं चलेगा कि ये इनिशियली कैसे हो रहा है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं यहां पर ले सकता हूं कि मान लीजिए लॉजिक बिल्ड करना एक पर्सन का काम है और उसके ऊपर डेटा को कनेक्ट करना दूसरे पर्सन का काम है। तो लॉजिक बिल्ड करने वाले को ही ये पता होगा कि कंपनी की तरफ से कितना डिस्काउंट दे रही है कंपनी। लेट सपोज कंपनी ने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो भैया डेटाबेस वाले को डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है भाई, डिस्काउंट उसके बिल में अपने आप आ जाना चाहिए। तो डेटाबेस से काम करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने आप सिर्फ कॉल करेगा फंक्शन को और उसमें 500 रुपए लेस होकर आ जाएगा। वो बात किसको डालनी होगी, जो लॉजिक लिख रहा होगा। लेट सपोज लॉजिक जो है ए लिख रहा है, तो इसे उस लॉजिक के अंदर ही क्या कर देना है भाई, 500 रुपए डाल देना है, ताकि डेटाबेस वाले को सोचना ना पड़े कि 500 मुझे किस स्टेज पर एंटर करना है। दैट्स वेरी सिंपल। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एनकैप्सुलाइजेशन की। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर ये देखिएगा दोस्तों, रिस्ट्रिक्ट करना एक्सेस टू सर्टेन एट्रीब्यूट और मेथड टू प्रोटेक्ट डेटा। मतलब सिंपल है कि आप यहां पर यूजर को हर एक चीज का एक्सेस अलाउड नहीं करना चाहते, यानी यूजर आपके किसी डेटा, किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर रहा या करना नहीं, या आप अभी करने नहीं देना चाहते उसे, तो आप उस स्टेज पर उसे रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए अगर आप यहां पर देखें तो दोस्तों ये चेक करिए कि मैंने क्या किया हुआ है। बहुत सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया है। आप देखिए यहां पर सेल्फ से जस्ट पहले मैंने $_ लगा दिया है, बस ये काम किया है मैंने। और इसको करने से क्या फायदा होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही कोई पर्सन स्टूडेंट 1 के परसेंटेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो सिर्फ परसेंटेज को अगर वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो आप देखिए क्या एरर मैसेज आएगा। तो जैसे ही उसने परसेंटेज को एक्सेस करने की कोशिश की तो देखिए यूजर के सामने मैसेज आया, यू कांट एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट एरर आपके सामने मैसेज आ रहा है। लेकिन क्या अगर वो यूजर यहां पर स्टूडेंट वन के अंदर बने हुए फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करेगा, लेट सपोज मैं यहां पर कहता हूं कि भाई स्टूडेंट 1 के अंदर बने हुए फंक्शन को ही मैं कॉल करता हूं, ये देखिएगा यहां पर स्टूडेंट 1 के अंदर जो फंक्शन बना था, ये वाला फंक्शन बना था, अब मैं इसे ही कॉल करता हूं, तो क्या ये चलेगा,
इवन दो वो अगर पूरे इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो भाई वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों एक्सेस नहीं कर पाएगा? बिकॉज आपने यहां पर परसेंटेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, ठीक है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस से आपका पूरा फंक्शन ही ब्लॉक हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज अब और नोटिस करिए, यहां पर आप देखिए मैं चाहता हूं कि परसेंटेज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, और इवन दो परसेंटेज ही नहीं, आपका सारा का सारा जो क्लास है वो ब्लॉक हो जाए। तो भाई अब यहां पर ये कैसे होगा? तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया, यहां पर डबल अंडरस्कोर लगा दिया, और जैसे ही मैंने डबल अंडरस्कोर लगा दिया उसके बाद आप देखिए क्या होगा। जैसे ही वो किसी भी स्टूडेंट वन को, स्टूडेंट वन जो ऑब्जेक्ट है उसे कॉल करता है और उसके अंदर कोई फंक्शन है उसे भी कॉल करता है, या आप उसके अंदर के किसी पैरामीटर को भी कॉल करते हैं। लेट्स सपोज आपने यहां पर स्टूडेंट वन के अंदर के फंक्शन को कॉल नहीं किया, आपने यहां पर स्टूडेंट डिटेल को कॉल नहीं किया, आपने यहां पर नेम को कॉल किया। तो मैंने यहां नेम को कॉल किया तो नेम तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहां पर कोशिश करूंगा ग्रेड को कॉल करने की तो वो भी कॉल हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब मैं यहां पर परसेंटेज को कॉल करूंगा, परसेंटेज को कॉल करने की कोशिश करूंगा, तो आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। परसेंटेज को कॉल करते समय ये मुझे कॉल नहीं करने देगा, क्योंकि परसेंटेज को मैंने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। और परसेंटेज जो पैरामीटर है वो सारे के सारे फंक्शन में जहां जहां भी इन्वॉल्व होगा वो पूरा फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि यहां पर जो स्टूडेंट डिटेल वाला फंक्शन है इसके अंदर परसेंटेज इन्वॉल्व है, इवन दो आपका नेम और ग्रेड भी इन्वॉल्व है और परसेंटेज भी इन्वॉल्व है, तो ये पूरा ही फंक्शन कॉल नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं इसे पूरे फंक्शन को ही कॉल करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होता है। यहां पर मैंने स्टूडेंट डिटेल्स नाम के पूरे ही फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे से पूरा फंक्शन भी कॉल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज रीजन इसके अंदर परसेंटेज इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई परसेंटेज का जो एरर आ रहा है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर आए, यानी इस फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस ना कर पाए, अदर फंक्शन में ये काम करे, लाइक आपने दूसरी क्लास बना रखी है और आप चाहते हैं कि भैया ये दूसरी क्लास में काम करे, लेकिन इस क्लास के अंदर कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे या वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करे तो ना कर पाए। तो भैया इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आपको जब फंक्शन के अंदर आपने अंडरस्कोर परसेंटेज टाइप किया था, तो आप जिस जिस फंक्शन के अंदर आपने परसेंटेज को इस्तेमाल किया है ना, वहां पर भी अंडरस्कोर लगा दीजिए। मेरी बात समझ गए? यानी आपको परसेंटेज अंडरस्कोर परसेंटेज आपको हर उस जगह पर लगा देना है जहां पर भी वो पैरामीटर यूज हो रहा है। तो आपका वो पैरामीटर आपकी इनिशियल फंक्शन में कॉल हो रहा था, इनिशियल फंक्शन में यूज हो रहा था, यहां पर आपने उसे अंडरस्कोर लगा दिया ताकि ये ब्लॉक हो जाए। और आपको अगर ये फंक्शन आपको दूसरे के प्रोग्राम के अंदर या दूसरे फंक्शन के अंदर यूज हो ऐसा चाहिए, तो भाई इसके लिए आप अंडरस्कोर 2 बार लगा दीजिए। जिस भी प्रोग्राम में इस परसेंटेज का इस्तेमाल होगा वो एक्सेस कर लेगा। बट अगर इंडिविजुअली कोई परसेंटेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। आप देखिए यहां पर होने क्या वाला है, जैसे ही मैं इसे रन करता हूं तो आप देखिए ये कॉल हो चुका है और ये स्टूडेंट डिटेल वाला फंक्शन जो है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे ये कहूं कि भैया आप यहां पर इसको अंडरस्कोर के साथ कॉल करने की कोशिश करोगे, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पता है कि अंडरस्कोर लगाने से एनकैप्सुलाइजेशन हो जाता है यानी डेटा प्राइवेट हो जाता है, तो आप उसी तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करो तो क्या एक्सेस हो जाएगा? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आप उस तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे परसेंटेज लिखकर, तो देखिए क्या होने वाला है। तो मैंने उसी तरीके से इसे लिखने की कोशिश की और सेम उसी तरीके से लिख भी दिया जैसे ये यहां पर लिखा हुआ था। तो अब देखिए क्या ये एक्सेस होगा? तो दोस्तों अब आप चेक करिए, ये अभी भी एक्सेस नहीं हो सकता, इवन दो यानी पूरा का पूरा राइट खत्म हो चुका है बाहर वाले यूजर्स का कि वो परसेंटेज को तो एक्सेस कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो जब वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता तो वो उसे चेंज भी नहीं कर पाएगा। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि एनकैप्सुलाइजेशन का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एनकैप्सुलाइजेशन का एक पॉइंट और कमाल का है। कैसे? आप अगर समबडी चाहते, मतलब कोई चाहता है कि ये इंफॉर्मेशन वो एक्सेस करे और देखे कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, मैं उसे उसके अंदर आने वाली वैल्यू को दिखाना चाहता हूं, तो भाई उसे कैसे दिखाऊंगा? समझ गए मेरी बात? अब ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में आपने ये किया ही क्यों कि किसी भी पैरामीटर को ब्लॉक कर दिया देखने से। दोस्तों कंपनी के अंदर होता क्या है, अगर आप सोचें तो इस पैरामीटर को ब्लॉक करने का रीजन क्या है? अगर आप थोड़ा सा सोचें, मान लीजिए कि आप एक सेल्स डेटा पर काम कर रहे हैं, तो सेल्स डेटा की ऐसी कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आप नहीं चाहते कि दूसरा यूजर देख ले। यानी डेटाबेस वाला व्यक्ति डेटा पे काम कर रहा है और सेल्स डेटा की कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनमें प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा पे आपने प्राइस को टैग कर रखा है,
ठीक है। और आप नहीं चाहते कि जो मेरा डेटाबेस अथॉरिटी जिसको मैंने दे रखी है वो एक पर्सन हमारे प्राइजेस को देख सके। कौन से प्राइजेस को? भाई हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है प्रोडक्ट की, या हमारी सेल्स प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, ये वो ना देख पाए। हम ये चाहते हैं कि वो ये ना चेक कर पाए कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, बनाने में कितना खर्चा आ रहा है उसको, या हमारे सेल्स प्राइस को बनाने में कितना खर्चा, मतलब सेल्स प्राइस क्या है हमारे प्रोडक्ट का, ये हम उसे नहीं बताना चाहते। इवन दो ये भी हो सकता है कि मैं उसे कॉस्ट प्राइस की जानकारी नहीं देना चाहता, पर हां कॉस्ट प्राइस की जानकारी तो मैं उसे नहीं देना चाहता, पर इसे मैं यूज करने की परमिशन उसे दूंगा। कैसे? दूसरी इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज करिए मैंने किसी और फंक्शन को यहां पे क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने कॉस्ट प्राइस को यूज करवा लिया है, ठीक है, पर उसको कैलकुलेशन पर्पस से यूज करवा लिया है ताकि उसे समझ ही ना आए कि कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में कितना है, ठीक है। तो मेरी बात सिंपल सी है कि कॉस्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन को मैंने उससे क्या कर दिया है, पूरी तरह से हाइड कर लिया है, ठीक है। ना उसे चेंज करना अलाउड है, ना उसे सेपरेटली देखना अलाउड है कि कॉस्ट प्राइस मैंने रखा क्या है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्यों ऐसा करना चाहती होगी कंपनी, ठीक है। अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि भाई आप कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करें, इफ समबडी वांट्स कि इंफॉर्मेशन एक्सेस हो, इन दैट केस अनदर डेफ आपको, इस केस में आपको अनदर डेफ परसेंटेज एक्सेस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि भाई वो परसेंटेज का डेटा कोई देख पाए, उसे दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको एक फंक्शन और क्रिएट करना पड़ेगा। और वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन होगा गेट परसेंटेज के नाम से, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर आप सेल्फ लिख देंगे। गेट परसेंटेज एक तरीके से वी लुकअप का काम कर रहा है, ठीक है। और तो आपने इसको पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दिया, यानी रिटर्न कर लिया कि भाई जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई है वो डायरेक्टली इसके अंदर दिखाई दे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यूजर देखे तो भैया उसे एक और फंक्शन बनाकर दे दीजिए, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन का आइडिया आप कुछ ही यूजर्स को देंगे। ऐसा नहीं है कि हर यूजर इस फंक्शन के बारे में जानता होगा। तो आप उस यूजर को बताएं जिसको आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, और किसी यूजर को जहां आपको नहीं दिखानी है, यानी डेटाबेस वाले बंदे को नहीं दिखानी है, और जो एमएल पे काम कर रहा है उनको नहीं दिखानी है। तो जिसको दिखानी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक नया फंक्शन बना लीजिए, और जैसे ही वो नया फंक्शन आप बनाएंगे बस उसे यह बता दीजिए कि वो नया फंक्शन आपने किस नाम से बनाया है। और जैसे ही आप वो नया फंक्शन उसे बताएंगे तो वो देख पाएगा कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है। वेरी सिंपल दोस्तों। तो वो इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक नया फंक्शन प्रिपेयर किया, और उस नए फंक्शन को प्रिपेयर करने के बाद जैसे ही मैं इसे एक्सेस करूंगा तो अब आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर गेट परसेंटेज नाम के फंक्शन को जैसे ही मैंने कॉल किया तो आप चेक कर सकते हैं कि 96.25 हमारे सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर पॉइंट यही समझना है आप लोगों को कि क्या आप यूजर से इंफॉर्मेशंस को छुपाना चाहते हैं या उसे एक्सेस दिखाना नहीं चाहते। ये आपको बहुत सोचना पड़ेगा और सोच समझकर ही इस कॉन्सेप्ट को अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना होगा। और अगर आपको उसे दिखाना है तो आपको एक नया फंक्शन प्रिपेयर करना चाहिए, और उस फंक्शन के बारे में उस यूजर को बता दीजिए, उस पर्सन को बता दीजिए भैया जो उस काम को एक्सेस कर रहा है या जिसको उसका यूज है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट पर, और ये कॉन्सेप्ट आधे से ज्यादा दुनिया जो है समझ ही नहीं पाती कि एक्चुअली में चल क्या रहा है भाई। है आपको भी शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको यहां पर इसके बारे में समझाता हूं। दोस्तों यहां पर अलाउ करना है, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं चाइल्ड, क्लास चाइल्ड टू रीयूज द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर पेरेंट। ओके, मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब मैं आपको इसका समझाता हूं। दोस्तों आप ये बात तो जानते ही हैं कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। भाई कोई भी हैबिट्स अगर हम बात करें जो पेरेंट्स की है वो चाइल्ड के अंदर जरूर दिखाई देती है, ठीक है। यहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं। अब पेरेंट्स में यहां पर आपके फादर और मदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर कभी कभी फादर की कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं और कुछ प्रॉपर्टीज मदर की दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन इसकी एक्सेस हो जाए, कुछ इंफॉर्मेशन इसकी एक्सेस हो जाए। ऐसा हो सकता है ना, या हो सकता है कि दोनों ही इंफॉर्मेशन आपके फादर की हो। समझ गए? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। यानी ये देखना है हम लोग को कि चाइल्ड कैसे एक्सेस कर पाएगा। अगर मैं चाइल्ड के ऊपर काम कर रहा हूं तो भाई मैं कैसे फादर की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकता हूं, और कैसे मैं मदर की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकता हूं, कैसे मैं दोनों की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकता हूं। सीधी सी बात है। तो अगर एक्सेस करने की बात है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। अब ऐसा करना क्यों है दोस्तों, कई बार हमें पता होता है कि हमने ये काम सिर्फ चाइल्ड के साथ करना है। अब चाइल्ड के साथ करना है
तो हमें चाइल्ड के अंदर उस फंक्शंस को या उस प्रॉपर्टी को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसने पेरेंट्स से ली है। तो हम पेरेंट्स से ही उसे क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर करवा लेते हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स में या तो मदर से ट्रांसफर करवाएंगे या तो फादर से ट्रांसफर करवाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है इनहेरिटेंस। समझ गए आप लोग? तो अब यहां पर यह कैसे होगा कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टीज या किसी दूसरे के मेथड्स को आप चाइल्ड की प्रॉपर्टीज या मेथड से कैसे यूज करेंगे? सिंपल सी बात है, चाइल्ड की खुद की भी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, और खुद के भी मेथड्स होंगे, लेकिन कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज आपके फादर मदर की होगी। तो वो फादर मदर की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें यूज करनी है चाइल्ड के अंदर। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यहां से तो समझ गए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, यानी रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक रियल लाइफ सेल्स डेटा का एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर आपको एक सेल्स डेटा दिया है। अब सेल्स डेटा में एक नॉर्मल सी चीजें होती है, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी और प्राइस होता है। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल्स कर रहे हैं तो यहां पर ऑनलाइन सेल्स में आप लोगों को अलग तरह के पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे और ऑफलाइन सेल्स के अंदर आप लोगों को अलग तरह के पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। इसका मतलब आपकी जो पेरेंट्स क्लास है उसमें कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों को इस्तेमाल करनी है अपनी चाइल्ड क्लास में। अब आप समझ गए कि ये कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसको भी करके चेक कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहां पर स्टूडेंट क्लास पे इसे यूज किया है। कैसे यूज किया है चलिए एक बार से समझते हैं। सबसे पहले आप लोग चेक करिए कि इसको यूज करने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। मान लीजिए कि आप यहां पर एक क्लास बनाते हैं और इस क्लास के अंदर आपने एक इनिट नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिया और दूसरा फंक्शन आपने स्टूडेंट डिटेल का क्रिएट कर लिया। यहां तक तो बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। ठीक है, अब अगर आप इसे एक्सेस करेंगे तो आप लोग स्टूडेंट 1 के अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स डाल देंगे और स्टूडेंट 2 के अंदर भी ये सारी की सारी डिटेल डाल देंगे। नाउ अब आपको यहां पर यह समझना होगा कि ये मेरी जो है पेरेंट्स क्लास है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक नई क्लास बनाना चाहता हूं जिसका नाम है चाइल्ड क्लास। ठीक है, और इस चाइल्ड क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट यानी खींच रहा हूं। ठीक है, कैसे? यहां पर मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास में एक नया फंक्शन मैंने क्रिएट किया जिसका नाम मैंने रख दिया ग्रेजुएट स्टूडेंट। और इस फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं मैंने पहले जब फंक्शन बनाया था, जब मैंने क्लास फर्स्ट टाइम बनाई थी तो उस क्लास के अंदर ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था और इनिट को यूज किया था एज अ फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां चेक करें तो इसके अंदर अब मैंने यहां पर क्लास बनाई हुई है, तो अब इसके अंदर इनिट को अब मैंने इसके अंदर यूज नहीं किया, जबकि मैंने यहां पर एक्सेस कर लिया है अपने पेरेंट्स को। यहां पे मैंने पेरेंट्स को एक्सेस कर लिया है। अब आप चेक करिए यहां पर पेरेंट्स के अंदर स्टूडेंट को एक्सेस किया, यानी स्टूडेंट नाम की क्लास को एक्सेस किया है। अब ग्रेजुएट्स चाइल्ड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यानी अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है किससे? भाई स्टूडेंट की क्लास से, जिसमें उसने उसके मेथड और उसके एट्रीब्यूट्स को पिकअप कर लिया है डायरेक्टली। समझ गए आप लोग? अब देखिए क्या होगा यहां पर, मैं इसके अंदर भी एक इनिट नाम की क्लास बना रहा हूं। तो इसके अंदर भी मैंने इनिट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने सेल्फ, नेम, ग्रेड, परसेंटेज और साथ में एक नई चीज दे दी है जिसका नाम है स्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात करते हैं तो अब आपको नए पैरामीटर्स भी इसके अंदर देने होंगे, यानी आपको नेम, ग्रेड, परसेंटेज तो देने ही थे, लेकिन अब आपको एक और नया जो पैरामीटर है वो देना है जिसका नाम है स्ट्रीम। और अब यहां पर कमाल की बात यह है कि अगर कोई भी चीज पेरेंट्स क्लास से खींचना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सा काम यहां पर करना पड़ेगा, आपको सुपर लिखना होगा। बस ये बात ध्यान रखना है कि आपको इनिशियल फंक्शन के अंदर जो आपने इनिशियल फंक्शन लगाया था उसके अंदर आपको सुपर लिखना होगा। सुपर मतलब ऊपर। अब आप समझ गए ना, सुपर का मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी ऊपर वाली क्लास से डेटा को नीचे खींचना है। और इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजों को खींचना है ये आप बता दीजिए। भाई नेम को, ग्रेड को और परसेंटेज तीनों को आपको खींचना है। कहां से खींचना है? भाई पेरेंट्स क्लास से खींचना है। वांट टू पिकअप, मैं चाहता हूं कि वो इंफॉर्मेशन मैं डायरेक्टली क्या कर सकूं, इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकूं। और उसके अलावा क्योंकि सेल्फ का पैरामीटर आप लोगों ने वहां पर भी बनाया था, तो क्योंकि अब यहां पर भी एक नया पैरामीटर आप लोगों ने दे दिया है जिसका नाम है स्ट्रीम, तो इसे भी सेल्फ की तरह आप क्रिएट कर दीजिए और इसे सेल्फ में स्टोर कर दीजिए। आपने ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आप जैसे ही एक नया ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे, और नया ऑब्जेक्ट आपने ग्रेड स्टूडेंट 1 प्रिपेयर किया जिसके अंदर आपने क्लास को कॉल किया। 3 ऑब्जेक्ट बल्कि 4 ऑब्जेक्ट, 3 नहीं, आपने 4 पैरामीटर्स को मांगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है कि अब आप यहां पर 4 पैरामीटर्स को डिमांड कर रहे हैं अपने यूजर से। और अब ये 4 पैरामीटर डिमांड करने के बाद आप देखिए जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो बहुत सिंपल है।
अब 4 पैरामीटर्स आपने कॉल कर लिए हैं और उसके बाद जब आप यहां पर इसको प्रिंट लेंगे तो आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो चेक करते हैं एक बार फटाफट से, और ये देखिए यहां पर मैंने इसे रन किया तो अब आप चेक करिए आपका ये वाला पूरा का पूरा पैरामीटर आ चुका है, यानी यहां पर पीसीएम अभिषेक 96.25 आ चुका है और प्रॉपर तरीके से ये डिटेल दिख रही है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां पर उस एग्जांपल को भी लूं जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, तो चलिए एक बार उस एग्जांपल को भी यहां पर पिकअप करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये है आपके पास एक पेरेंट्स क्लास जिसको मैं यहां पर बना रहा हूं। दिस इज पेरेंट्स क्लास के अंदर जो फंक्शन प्रिपेयर हुआ है, आप चेक करिए इसके अंदर क्या क्या हुआ है। आपने इसके अंदर सेल्स डेटा नाम का क्लास बनाया है और उस क्लास के अंदर आपने इनिट रखा है, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्राइस रखा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या किया, आपने सेल्फ डॉट क्वांटिटी को सेल्फ डॉट प्राइस से मल्टीप्लाई किया, यानी आपने एक और फंक्शन इसके अंदर प्रिपेयर किया अमाउंट निकालने के लिए, और फिर आपने प्रिंट लेने के लिए भी एक फंक्शन बनाया। ठीक है, तो यहां पर आपने 3 फंक्शंस डिफाइन किए हैं जो कि सेल्स डिटेल को प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं। अगर मैं इसे अब मैं इसमें से क्या करना चाहता हूं दोस्तों, अब मैं इस फंक्शन में से कॉल करना चाहता हूं। कैसे कॉल करूंगा, बहुत सिंपल ट्रिक है। मेरे को कॉल करना है सेल्स डेटा को, तो मैं कैसे कॉल करूंगा, मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट्स सपोज ए नाम का वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर मैंने ये सेल्स डेटा नाम का जो फंक्शन है वो कॉल करवा लिया, यानी ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर रख लिया है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे 3 चीजें चाहिए होंगी। क्या चाहिए होंगी, पहला इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मैंने दे दिया शर्ट, ठीक है, कॉमा उसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मैंने दे दी 3 एंड द प्राइस, प्राइस मैंने दे दिया 120। और जैसे ही मैंने ये दिया उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मेरा रन हो चुका है। ठीक है, अब मेरा ए नाम का ऑब्जेक्ट यहां पर रन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ए नाम के ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। तो ए लिखकर अगर मैं प्रोडक्ट को कॉल करता हूं तो आप देखिए यहां पर मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, और ए लिखकर अगर मैं क्वांटिटी को कॉल करता हूं तो आप देखिए मेरे पास क्वांटिटी आ गई, और ए लिखकर बट अगर मैं चाहता हूं कि मेरी सेल्स समरी यहां पर कॉल हो जाए तो मैं क्या करूंगा, यहां पर फंक्शन को ही पूरा कॉल कर लूंगा। तो यहां पर मैं ए के ऊपर अपना पूरा का पूरा फंक्शन कॉल करना चाहता हूं, तो यहां लिखूंगा सेल अंडरस्कोर समरी। तो ये देखिए मेरे पास पूरी की पूरी डिटेल आ चुकी है। अब प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, यानी अमाउंट भी दिख रहा है, टोटल अमाउंट भी दिख रहा है, सब कुछ हो गया। यानी सेल समरी जब आपने कॉल की तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास पूरी की पूरी डिटेल आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में कैसे करने वाला हूं ये समझिएगा। तो क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरी चाइल्ड क्लास है तो उसे कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। तो ये है मेरी ऑनलाइन क्लास, और ऑनलाइन क्लास के अंदर जो चीजें मैंने डिफाइन की है वो आप देख सकते हैं। तो ये रही मेरी ऑनलाइन क्लास, और इसके अंदर आप देखिए मैंने सेल्स डेटा को इनहेरेंट किया है। आप चेक करिए सेल्स डेटा यानी ऊपर से जो फंक्शन आ रहा था उसे मैंने इनहेरिटेंस किया है, और इसके अंदर प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस ये सब तो रखा ही रखा है, लेकिन साथ में 2 पैरामीटर और ऐड किए हैं जिसका नाम है वेबसाइट और डिलीवरी चार्जेस। तो वेबसाइट और डिलीवरी चार्जेस मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिए हैं, और क्योंकि आपको सुपर लगाना पड़ेगा, सुपर का मतलब ऊपर, यानी ऊपर वाली क्लास से आप कौन से इनिशियल फंक्शंस लेकर आ रहे हैं, तो भैया आप प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, आप क्वांटिटी लेकर आ रहे हैं, और आप प्राइस लेकर आ रहे हैं ऊपर वाली क्लास से। और अब इस क्लास के अंदर आप क्या रन करने वाले हैं, फाइनल अमाउंट रन करने वाले हैं अपने टोटल अमाउंट के साथ। वेरी सिंपल, तो टोटल अमाउंट आपका आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी डिलीवरी चार्जेस भी आएगी। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या होगा। तो अब अगर इसे मैं एक बी नाम के पैरामीटर में रख दूं, और बी नाम के पैरामीटर में मैंने रख दिया है ऑनलाइन सेल्स, मैंने ऑनलाइन सेल्स रख दी। अब ऑनलाइन सेल्स रख दी है तो ब्रैकेट में मुझे बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स में दे देता हूं, लेट्स सपोज प्रोडक्ट है शर्ट, क्वांटिटी है 3, और उसके बाद प्राइस की बात करें तो यहां पर 334 प्राइस है। वेबसाइट की बात करें तो em.com वेबसाइट का नाम है। उसके बाद बात करें डिलीवरी चार्जेस की, तो डिलीवरी चार्जेस आपके 34 रुपीज है। ठीक है, आपने ये कर लिया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहां पर बी के ऊपर फाइनल अमाउंट को आपको कॉल करना है, तो आपने फाइनल अमाउंट जो है उस फंक्शन को एज इट इज कॉल कर लिया, और अब आप चेक करिए आपका फाइनल अमाउंट इस तरह से प्रेजेंट हो रहा है। तो अब फाइनल अमाउंट में आप लोग का वो वाला भी प्राइस आ चुका है जो कैलकुलेट होकर आया था आपकी पेरेंट्स क्लास से। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि पेरेंट्स क्लास कैसे यूजफुल है और किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मैं इसे ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के अलावा मैं ऑफलाइन में भी बनाना चाहूं तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए कैसे होगा, तो चलिए ऑफलाइन क्लास के लिए भी एक एग्जांपल दिखा देते हैं आप लोगों को। इसे खुद से बनाकर चेक करिएगा और रन करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका चला या नहीं चला। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने ऑफलाइन बनाया है और सेल्स डेटा को ही इनहेरिट किया है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर स्टोर का नाम और उसका डिस्काउंट यहां पर लिया है। बहुत सिंपल है, स्टोर का नाम और उसका डिस्काउंट लिया है, और यहां पर सेल्फ स्टोर का नाम और डिस्काउंट भी मैंने यहां पर डिफाइन किया है कि भैया स्टोर का नाम और डिस्काउंट आप दीजिए, और जैसे ही आप टोटल अमाउंट निकालेंगे, यहां पर अपना फाइनल अमाउंट कॉल करेंगे, तो भाई इसके अंदर आपका डिस्काउंट माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो भी आपका अमाउंट आएगा उसमें से। ठीक है,
तो ये रन करके जरूर देखेगा। इसमें आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर इस क्लास को कॉल करना होगा। वो सब आप करके देखेगा और ट्राई करके मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मेथड तो सेम ही होता है लेकिन डिफरेंट क्लास के अंदर उसका जो नाम है वो अलग हो जाता है। ठीक है, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है लेकिन नाम थोड़ा सा अलग होता है, बस इतना ही फर्क है। तो आपको क्या करना है, बिहेव करने का तरीका डिफरेंट है और इसलिए डिफरेंट आउटपुट आता है। अब इसका एग्जांपल आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल आप समझिएगा कैसे ये काम करता है। सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल एक मेथड है, आप समझ रहे हैं, और उसके अंदर एक क्लास है, क्लास 1 का। स्टूडेंट डिटेल एक मेथड है क्लास 1 का, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, क्लास 2 में सेम है, मेरी बात समझे, क्लास 2 जो मैंने बनाई थी उसके अंदर भी मेथड सेम ही है बट वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, आइए दिखाता हूं मैं आप लोगों को याद होगा कि ऊपर मैंने ग्रेजुएट स्टूडेंट नाम से एक क्लास क्रिएट की थी। ओके, अब ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने यहां पर इनिट बनाया था जिसमें मैंने इनहेरिट किया था स्टूडेंट नाम की क्लास को। ठीक है, क्रिएट करने के बाद, इनहेरिट करने के बाद इस क्लास के अंदर मैंने नाम दे दिया भैया स्टूडेंट डिटेल। ओके, स्टूडेंट डिटेल। अब ये स्टूडेंट डिटेल नाम ऑलरेडी था स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर भी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऊपर चलते हैं तो आप एक चीज नोटिस करिए, स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर स्टूडेंट डिटेल नाम का फंक्शन पहले से बना हुआ है। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात कि हो क्या रहा है कि आपने दूसरी क्लास यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर भी स्टूडेंट डिटेल नाम का फंक्शन प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा और ये कैसे चलेगा, चलिए देखते हैं। यहां पर भी आपने क्या कर दिया भैया, एक प्रिंट स्टेटमेंट बना दिया और प्रिंट स्टेटमेंट बनाने के बाद आपने कुछ इस तरह से लिख दिया है। तो अब दोस्तों इसे कैसे कॉल करेंगे, तो मेथड हैज नो रिलेशन फ्रॉम पेरेंट्स क्लास बिकॉज वी नो यूज सुपर। भाई इस मेथड का कोई भी रिलेशन नहीं है आपकी पेरेंट्स क्लास से क्योंकि ये इस क्लास का पैरामीटर है और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप स्टूडेंट 1 की डिटेल्स को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे तो अब प्रिंट करते समय हमें क्या दिखाई देगा, ये देखिए दोस्तों, यहां पर आप प्रिंट कर रहे हैं और स्टूडेंट 1 को प्रिंट कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, और स्टूडेंट को जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। चेक करिएगा, मैंने दोनों को प्रिंट किया, देखिए दोनों को प्रिंट करते समय मेरे पास इंफॉर्मेशन अलग अलग आ रही है। स्टूडेंट 1 को जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो उसके अंदर मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास रखी हुई है, उसके अंदर मैंने ग्रेजुएट स्टूडेंट नाम की क्लास को रखा हुआ है। तो आप देखिए दोनों का प्रिंट ऑल्दो अलग अलग है पर तो अब आप समझ गए कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया कि भैया आपको जब एक्सेस करना है दूसरी क्लास के अंदर दूसरा इंफॉर्मेशन और आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है कि भैया दूसरी क्लास के अंदर भी ये ऑब्जेक्ट काम करे, तो भैया कैसे करना है ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी तो हुई होगी, लेकिन हां अभी एक वीडियो और बनाना है मुझे ऊप्स पर, वो वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि ऊप्स पे एक कॉन्सेप्ट अभी मुझे और क्लियर करना है। इवन दो आपके सारे कॉन्सेप्ट ऊप पर हो चुके हैं बट फिर भी अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों के लिए इस वीडियो से काफी कुछ कंटेंट मिल चुका है। मिलता है अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।